तो भाई आज मैं आप लोगों को एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, हिंदी में बोले तो भाई समकालीन भारत में शिक्षा, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें मल्टीपल यूनिट्स आप लोगों को दी गई हैं और मल्टीपल चैप्टर जो है आप लोगों को आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यही आप लोगों का सारा लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें टोटल भाई आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं और इसी सिलेबस से जो है हमने आप लोगों के लिए कंटेंट पूरा तैयार करा है। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके नोट्स को खरीद सकते हो। तो ये है भाई आप लोगों का पहला क्वेश्चन। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके बारे में पूछेगा। अब कभी कभी एग्जाम में भाई जो कॉलोनियल टाइम है, जो औपनिवेशिक काल है, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में पूछ लेता है। या सिंपली बोलूं, जब अंग्रेजों ने हम पे शासन कर रखा था उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में पूछ लेता है। या भाई उनसे पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में पूछ लेता है। या उनके बाद एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में पूछ लेता है। उनके मेन फीचर्स आप लोगों को बताने पड़ सकते हैं, विशेषताएं क्या थी। या कभी कभी भाई आप लोगों से जो है उद्देश्य पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लेता है। देख सकते हो क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के आता रहता है। टेंशन मत लो भाई, आंसर इतने अच्छे समझा दूंगा कि आप इजिली एग्जाम में कर आओगे। अब औपनिवेशिक टाइम का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल टाइम का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर ही समझा दिया है क्वेश्चन में कि जब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था, ब्रिटिशों ने रूल किया था, उस टाइम को ही हम औपनिवेशिक काल या कॉलोनियल टाइम जो है बोलते हैं। तो उस टाइम पे भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा था हमारा, उसे समझने से पहले उससे पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पूर्व औपनिवेशिक काल, प्री कॉलोनियल टाइम, यानी कि अंग्रेजों से पहले का टाइम। तो जो अंग्रेजों से भाई पहले का टाइम था, उस टाइम पे भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ऐसा था जिसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य ये नहीं होता था कि सिर्फ भाई बच्चों को नॉलेज दे दी जाए, नॉलेज के पर्पस से सिर्फ पढ़ाया जाए, सिर्फ ये मेन पर्पस नहीं होता था एजुकेशन सिस्टम का, बल्कि एक इंसान का पूरा डेवलपमेंट किया जाए, उसका पूरा विकास किया जाए, ये मेन पर्पस होता था एजुकेशन सिस्टम के अंग्रेजों से पहले। और उस टाइम पे जो भाई एजुकेशन वगैरह दी जाती थी ना, वो स्कूल वगैरह में नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे भाई स्कूल जो है बहुत ही रेयर होते थे, ना के बराबर थे इंडिया में। जो स्कूल थे भी तो वो भाई छोटे मोटे स्कूल थे, जिन्हें हम भाई पाठशाला वगैरह भी कह दे करते थे। इसके अलावा भाई गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे, पूरा गुरुकुल सिस्टम चलता था। गुरुकुल एक तरीके से भाई एक आश्रम टाइप हुआ करता था। उस आश्रम में ही जो है भाई बच्चे ठहरते थे, अपनी लाइफ को उस आश्रम में ही व्यतीत करते थे। उस आश्रम में ही भाई बच्चे जो है रुकते थे, भाई वहां पे जो है अपने जो गुरु होते थे उनकी सेवा करते थे, और वहां पे भाई वेद वगैरह पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, आयुर्वेद के बारे में सीखते थे, गणित के बारे में सीखते थे, खगोल शास्त्र, दर्शन, साहित्य, राजनीति, इन सारे विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते थे। इंग्लिश में भाई आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, इन सारे भाई सब्जेक्ट्स के बारे में गुरुकुल वगैरह में पढ़ते थे। और यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती थी ना, वो एकदम फ्री होती थी, कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाते थे। उस टाइम पे भाई मठ वगैरह भी हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज आप बोल सकते हो इंग्लिश में, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इनमें भी भाई एजुकेशन वगैरह दी जाती थी, और स्पेशली बौद्ध धर्म के लोग जो है इनमें एजुकेट होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बाकी लोगों को मना था, जो बौद्ध धर्म के नहीं है वो भी यहाँ पे आके जो है एजुकेशन वगैरह लेते थे। इसके अलावा भाई मदरसे वगैरह हुआ करते थे, और मदरसे वगैरह में ज्यादातर भाई जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे उनको पढ़ाया जाता था कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिषी, दर्शन, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे जो भाई टीचर होते थे ना, उन्हें हम मौलवी बोलते थे, और आज के टाइम पे भी भाई मौलवी बोलते हैं, आप लोगों को कॉमनली पता ही होगा। तो अंग्रेजों से पहले भाई पूरा ऐसा ही चलता था इंडिया में एजुकेशन का पूरा सिस्टम, कोई स्पेसिफिक स्कूल कॉलेज वगैरह जो है नहीं हुआ करते थे। बात करें भाई इस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी मेन विशेषता क्या है, मेन फीचर क्या है, वो भी कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेता है कि क्या खास बात थी उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले खास बात तो भाई ये थी
कि उस टाइम पे जो है आप लोग को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। जो रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन थी वो आप लोगों को सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। आप लोगों को धर्म के, रिलीजियन के बारे में तो पढ़ाया ही जाता था, इसके साथ साथ भाई आप लोगों को बहुत सी मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती थी। जैसे कि भाई आप लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस आप लोगों को रहना चाहिए, दूसरों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के पास होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए। इन जैसे बहुत सी चीजें उस टाइम पे सिखाई जाती थी। इसके साथ साथ भाई गुरु शिष्य जो है इनका रिलेशन बहुत तगड़ा माना जाता था उस टाइम पे। जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो टीचर होता था, जो गुरु होता था, उसका काम सिर्फ ये नहीं था कि भाई एजुकेशन दे दी उसे बात खत्म, नहीं, बल्कि स्टूडेंट की जो पूरा लाइफ स्टाइल है उसे भी भाई पूरा गाइड करता था। एक गुरु, एक टीचर उसे डायरेक्शन देता था, उसे बताता था कि उसके लिए क्या सही है लाइफ में और क्या सही नहीं है। इसके साथ साथ भाई उस टाइम पे जो है आप लोगों को दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है वो सब चीजें भी सिखाई जाती थी। और जितनी भी चीजें सिखाई जाती थी भाई वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप लोगों को किताबी ज्ञान दे दिया बात खत्म, नहीं, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली हर चीज सिखाई जाती थी। आपसे वो चीज करवाई जाती थी प्रैक्टिकली। लाइक भाई खेती बाड़ी वगैरह करवाई जाती थी आप लोगों से, एग्रीकल्चर कराया जाता था, व्यापार कराया, ट्रेड कराया जाता था, क्राफ्टिंग वगैरह कराई जाती थी, मेडिसिन वगैरह जो है वो बनवाया जाता था, म्यूजिक वगैरह जो थी वो सब चीजें परफॉर्म करवाते थे, और वॉरफेयर वगैरह जो है ये सब चीजें भी सिखाते थे। युद्ध कला, संगीत, औषधि निर्माण, हस्तकला, व्यापार, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों को सिखाई जाती थी। और जो एजुकेशन थी भाई उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, नहीं भाई, बल्कि जो उस टाइम पे उस इलाके की जो स्थानीय भाषा थी, जो लोकल लैंग्वेज थी उस एरिया की, उसी लैंग्वेज में जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता था। और भारत में तो भाई आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पे भी कितनी सारी लैंग्वेज है, कितनी सारी भाषाएं हैं। अब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का भाई ये फायदा होता था कि बच्चे को अच्छे से हर एक चीज जो है समझ में आ जाती थी, क्योंकि जब वो लैंग्वेज वो जानता है तो उसे समझ में आ जाती है। इसके कंपैरिजन में आप आज के टाइम पे देखोगे तो बहुत सी चीजें इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाने लग गई हैं। अब जिस बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो अच्छे से नहीं समझ पाता है चीजों को। इसके साथ साथ एक खास बात भाई ये भी थी उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में कि सब में जो है इक्वालिटी होती थी, समानता होती थी। ऐसा नहीं होता था कि भाई अमीर बच्चे हैं तो उस स्कूल में जाएंगे, गरीब बच्चे हैं तो इस स्कूल में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। अमीर गरीब जो जितने भी जो भी थे स्कूल में आने के बाद सब एक बराबर थे। स्कूल से मेरा मतलब जो मठ, मदरसे, गुरुकुल वगैरह थे उस टाइम पे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सारे जो है इक्वल होते थे उस टाइम पे बच्चे उन मदरसों में, उन स्कूल्स में आने के बाद। इसके साथ साथ भाई उनका जो लाइफ होती थी, उनकी जो एजुकेशन उन्हें दी जाती थी वो सिंप्लिसिटी की दी जाती थी, सादगी की दी जाती थी। उन्हें ये सिखाया जाता था कि भाई कैसे आप लोगों को सादा जीवन जीना है, और सादा जीवन बहुत अच्छा होता है, सिंप्लिसिटी जो है सबसे बेस्ट होती है। इसके साथ साथ जो समाज है, संस्कृति है, उनसे रिलेटेड भी बहुत सी चीजें सिखाई जाती थी। सोसाइटी, कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन वगैरह दी जाती थी उस टाइम पे। और भाई जो चरित्र है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका करेक्टर है, उस पर भी ध्यान दिया जाता था कि कैसे भाई आप लोगों का सही करेक्टर होना चाहिए, सही चरित्र, सही बिहेवियर आप लोगों को कैसा होना चाहिए, आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करोगे, कैसा नहीं करोगे, ये सब चीजें उस टाइम पे सिखाई जाती थी। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को जो है कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, कैसे आत्म विकास करना है, कैसे अपने आप को खुद को बढ़िया बनाना है, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती थी। तो यही कुछ खास बात थी भाई उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजों से पहले। लेकिन फिर भाई भारत में जो है अंग्रेज आ गए, उन्होंने लगभग भाई 200 साल हम पे रूल करा, शासन करा, और अपने फायदे के लिए भाई उन्होंने जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है बदल दिया था। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम भाई अंग्रेजों के आने के बाद हमारा बदला, ये ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से ये लोग आए, इन्होंने भाई ये रूल बना दिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा हो गया, नहीं भाई, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बदला इन्होंने। और इनका मेन पर्पस ही ये था भाई इंडियंस को एजुकेट करने का, ताकि भाई इंडिया जो है हमारे पर्पस से एजुकेट हो जाए और हमारे काम आए, हमारे को मदद करे शासन करने में, रूल करने में। बाकी कोई और पर्पस इन लोगों का नहीं था भाई। ये नहीं चाहते थे कि हम लोगों की भलाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे ये लोग। तब पेपर में भाई आप लोगों से यही पूछ लेता है कि जो
अंग्रेजों के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसका एक्सपेंडेशन कैसे हुआ, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ा, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब शुरू शुरू में भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था भाई इंडियंस को एजुकेट करने में, उन्हें पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। लेकिन 1813 में भाई पहली बार जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भाई 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए निर्धारित करे, अलोकेट करे। सिंपली बोलूं तो भाई पैसे दिए 1813 में ताकि इंडियन लोगों को भाई पढ़ाया जा सके, तो 1 लाख रुपए उसका बजट रखा गया। हालांकि ये वही पैसे थे जो इन्होंने भाई हमारे देश से लूटे थे, अपने पास से नहीं लाए थे ये कुछ भी। फिर जाके भाई 1835 में 1835 में हायर एजुकेशन जो है उसे इंट्रोड्यूस करा गया इंग्लिश मीडियम में, यानी कि उच्च शिक्षा जो है उसे दी जाने लगी इंडिया के अंदर, लेकिन वो भी इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में। जब भाई लॉर्ड मैकेले जो थे, इन्होंने सिफारिश करी थी, इन्होंने भाई रिकमेंडेशंस दी थी कि हमें ऐसे ऐसे इंडिया में भी जो है इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन शुरू करनी चाहिए, हायर एजुकेशन। तब जाके 1835 में हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर अंग्रेजों के टाइम पे। फिर भाई 1854 में 1854 में एक रिपोर्ट वगैरह जो है उसे पेश किया गया, उसे पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट का नाम था भाई वुड्स डिस्पैच, और इस रिपोर्ट में भाई यही बातें की गई थी कि इंडिया के अंदर जो है एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, उसका पूरा एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें भाई जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी, उनकी एजुकेशन भी उन्हें मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में सिखाना चाहिए इंडियंस को। इसके साथ साथ भाई कुछ हमें विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, उन्हें भी खोलना चाहिए। तभी जाके जो है भाई फिर कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह खुली 1857 में। फिर भाई 1882 में हंटर आयोग बना। ये जो हंटर कमीशन था, इसने भाई सिफारिश वगैरह की कि सिर्फ भाई जो शहरी इलाके हैं उनमें ही एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो गांव वाले इलाके हैं ना, उनमें भी एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। फिर जाके जो है भाई गांव वाले लोगों को भी जो है एजुकेशन वगैरह मिलने लगी। फिर आगे चलकर भाई 1917 से 1919 के बीच में एक और आयोग बनाया गया, एक और कमीशन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं भाई सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग आप बोल सकते हो। इसने भाई सिफारिश की, इसने सजेशंस दिए अपनी रिपोर्ट में कि हमें जो भी उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रिफॉर्म्स करना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, और जो एजुकेशन सिस्टम है, माध्यमिक जो शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इसमें भी सुधार करना चाहिए, इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। अब फिर भाई एंड में तो आप लोगों को पता ही है कि ये वो टाइम पीरियड था जब भाई इंडियंस ने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था और अंग्रेजों का विरोध करना, अपोज करना शुरू कर देता। इसी तरीके से भाई जो उनकी एजुकेशन थी, एजुकेशन पूरा सिस्टम था, इसका भी भाई ऑपोजिशन करना जो है शुरू कर दिया था, इनका भी अपोज करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट। ये चला था भाई हमारा 1905 से 1947 के बीच में, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। और आज़ादी के बाद तो भाई आप लोगों को पता ही है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फिर से बदलाव हो गए, वो फिर से चेंज हो गया, लेकिन पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ था। जो ब्रिटिश टाइम की बहुत सी चीजें थी वो सारी भी कहीं ना कहीं जो है आज के टाइम तक हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देती हैं। अब पेपर में भाई कभी कभी जो है आप लोगों से ये पूछ लेता है कि जो औपनिवेशिक शिक्षा थी, जो कॉलोनियल एजुकेशन था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों ने आप लोगों को एजुकेट क्यों करना चाहा, क्या पर्पस था उनका। तो पर्पस तो भाई आप लोगों को सबको पता है कि वो हम पे भाई शासन करना चाहते थे अच्छे तरीके से, और उन्हें शासन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भाई लोगों की जरूरत थी, और वो आए थे गिने चुने लोग। ऐसे में उन्होंने जो है इंडियंस को ही थोड़ा बहुत एजुकेट करा, फिर उनका ही फायदा उठाया शासन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, रूल करने में। दूसरा मेन पर्पस उनका यही था कि जो ब्रिटिश लोगों की विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, अपनी बातें जो है ज्यादा से ज्यादा फैला सके, लोगों को अपने कंट्रोल में रख सके। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्प्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रसार हो, वो बढ़े ज्यादा से ज्यादा। इस वजह से इन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम में ही एजुकेशन स्टार्ट करवाई थी इंडिया के अंदर भी। इसके साथ साथ जो भाई पहले के टाइम पे सारी चीजें रिलीजन के अकॉर्डिंग और समाज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती थी ना, उन सारी चीजों को ये कंट्रोल करना चाहते थे। ये चाहते थे कि भाई जो लोग हैं
वो धर्म के अकॉर्डिंग और समाज के अकॉर्डिंग ना चले, बल्कि अब जैसा जैसा हम कहेंगे वो सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो। ये हर चीज पे कंट्रोल करना चाहते थे। और जो सबसे मेन पर्पस था भाई इनका, वो तो यही था कि ये आर्थिक शोषण ज्यादा से ज्यादा कर पाए। और इस चीज को करने के लिए भाई इन्हें लोग तो चाहिए थे ना। ये इकोनॉमिकली भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते थे इंडिया को, या हमारा पैसा लूटना चाहते थे। तो इस चीज के लिए भाई इन्हें लोग चाहिए थे। और हमारे लोगों को इन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग सिखाया, उन्हें एजुकेशन दी अपनी वाली, और फिर उन्हीं का यूज करके जो है इंडिया को लूटते चले गए। ये लोग सारा सामान जो है ब्रिटिश में बेचते चले गए। एक मेन पर्पस भाई इनका ये भी था कि ये चाहते थे इंडिया के कुछ लोग जो है ऐसे हो जाएं जिनका शरीर तो भाई इंडिया का रहे, लेकिन उनकी जो सोच है ना वो भाई अंग्रेजों वाली हो जाए पूरी। तो ये चाहते थे ऐसे लोग हो इंडिया के अंदर। इस वजह से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करा था इंडिया में। यही सारे पर्पस थे मेन इनके। अब लास्ट में तो भाई आप लोगों को यही बताना है कि जब ये लोग चले गए इंडिया से, उसके बाद भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भाई बदल तो गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदला था। बहुत सी चीजें आज भी हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे भी थी और आज के टाइम पे भी बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के लिए भाई हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो शिक्षा प्रधान है, एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब कि जो ब्रिटिश टाइम था, अंग्रेजों के टाइम पे भाई उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो भाई उनके दफ्तरों में, उनके ऑफिस में बैठ के जो है उनको शासन करने में मदद करे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करे। इस वजह से भाई एग्जाम वगैरह थोड़े अच्छे से लिए जाते थे उस टाइम पे। और आज भी ये सिस्टम जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो एजुकेशन दी जाती है और जो एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मेन पर्पस ये दिखता है कि भाई एजुकेशन के जरिए लोगों को ऐसे तैयार कर देना जो दफ्तरों में बैठ के काम कर पाए। इसके साथ साथ भाई जो अंग्रेज जो का टाइम था, उस टाइम पे भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भाई अगर हमें ये डिसाइड करना होता था कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, उसकी योग्यता क्या है, उसे जज करना होता था, तो भाई हम उसके मार्क्स देखते थे, उसके अंक देखते थे, उसके सर्टिफिकेट्स देखते थे। और सेम ये चीज भाई आज भी होती है। हम जो है मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन अच्छा स्टूडेंट नहीं है। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन सिस्टम में उस टाइम पे अंग्रेजी भाषा जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। अंग्रेजों के टाइम पे ज्यादातर सारी चीजें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई जाती थी। और धीरे धीरे भाई आज के टाइम पे भी इंडिया में यही सिस्टम हो गया, हर चीज जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई जाती है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसी लैंग्वेज जो है ना के बराबर रह गई बिल्कुल। इसके साथ साथ भाई जो ब्रिटिश का टाइम था उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो ऐसा था कि भाई जो स्टूडेंट है ना वो एकदम अनुशासित रहे, डिसिप्लिन रहे और पूरा कंट्रोल में रहे, अच्छे से नियंत्रित रहे। इस वजह से ही भाई जो स्कूल वगैरह होते थे उसमें जो है बहुत ही ज्यादा कठोर नियम होते थे, स्ट्रिक्ट रूल होते थे, सबको आदेशों का पालन करना होता था ताकि बच्चे जो है बिल्कुल डिसिप्लिन बने, कंट्रोल में रहने वाले बने। और सेम चीजें आज भी जो है हमारे स्कूल्स वगैरह में देखने के लिए मिलती है हमें। पांचवा अगर आप देखोगे सिमिलैरिटीज सेम सी, तो भाई उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था उसे शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि भाई अंग्रेज जो है बच्चों को सिखाकर उन्हें अपने यूज में ले सके, उन्हें अपनी नौकरी दे सके और उनसे अपना काम करवा सके। और सेम चीजें आज भी होती हैं भाई। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा पूरा नौकरी केंद्रित है, जॉब ओरिएंटेड है। एजुकेशन का सिर्फ पर्पस ही यही रह गया कि भाई सिर्फ जॉब लेनी है, कोई और पर्पस नहीं रह गया। अच्छी वैल्यूज वगैरह नहीं सिखाई जाती है आज के टाइम पे, टेक्निकल चीजें नहीं सिखाई जाती है, मोरल वैल्यूज वगैरह कुछ भी नहीं सिखाई जाती। कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे लाइफ को आपको जीना चाहिए, जॉब्स के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, ये सारी चीजें आज के टाइम पे नहीं सिखाई जाती हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसके साथ साथ भाई जो प्रैक्टिकली एजुकेशन होता है और जो मॉरल एजुकेशन होता है वो उस टाइम पे भी नहीं था और आज के टाइम पे भी नहीं है। प्रैक्टिकली तो भाई चीजों को सिखाया नहीं जाता बिल्कुल भी, और मॉरल वैल्यूज तो भाई भूल ही जाओ आप लोग कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें तो सिखाई नहीं जाती आज के टाइम पे भी, और ये उस टाइम पे भी नहीं हुआ करता था। इसके साथ साथ भाई जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम था वो शिक्षक केंद्रित था, टीचर सेंटर्ड था। सिंपल मतलब ये है कि भाई टीचर तुम्हें बताएगा और आप लोग सुनते जाओगे, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करोगे, जो जो वो सिखाएगा वैसा वैसा तुम मान लोगे, वैसा वैसा पढ़ लोगे। और यही सारी चीजें आज के टाइम पे भी चलती है इंडिया में।
टीचर जो जो बताता है वही सही है, आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, आप अपने आप से बुद्धि नहीं लगा सकते, जो टीचर ने बता दिया वही आपने मान लिया। तो बस भाई यही सारी बातें जो आप लोगों को अपने आंसर में बतानी है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ सकता है, यही आंसर आप लोगों को लिख के आना है। लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन जो है जरूर से ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से गांधी जी के बारे में पूछेगा। गांधी जी ने जो नई तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, इसके बारे में कुछ बातें बोली थी, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप लोगों को इसी का भाई रिलेवेंस बताना है, सार्थकता बतानी है, और आज के समाज में, सोसाइटी में इसका क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख सकते हो भाई कितने टाइप से हर साल एग्जाम में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। टेंशन मत लो भाई, मैं आप लोगों को आंसर इतने समझा दूंगा कि आप इजिली एग्जाम में लिख आओगे। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को यही बताना पड़ेगा कि जो गांधी जी ने नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये क्या है, इसका मतलब क्या है। आप इसे नई तालीम बोल सकते हो, बेसिक एजुकेशन बोल सकते हो। बेसिकली भाई गांधी जी ने जो है एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करी थी। उन्होंने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम भाई ऐसा होना चाहिए कि जो आप लोगों की लाइफ से जुड़ा हो, प्रैक्टिकल हो, जिसका यूज भाई आप लोगों की डेली लाइफ में भी आए। ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। गांधी जी भाई ये भी कहते हैं कि एजुकेशन जो है भाई प्रैक्टिकली दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सी स्किल्स वगैरह भी जो है सिखानी चाहिए हमें स्कूल्स वगैरह में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। लाइक भाई उस टाइम पे बुनाई होती थी, खेती बाड़ी होती थी, या बढ़ईगिरी होती थी। इंग्लिश में बोले तो भाई वेविंग आप बोल सकते हो, फार्मिंग बोल सकते हो, या कारपेंट्री होती थी उस टाइम पे। तो इस जैसी बहुत सी स्किल जो है सिखाई जानी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे स्कूल्स वगैरह में, जिससे भाई हमारी जो है डेली लाइफ भी बेहतर होगी और डेली लाइफ में हम इन सारी चीजों का यूज भी कर पाएंगे। और ये सारी चीजें जो है सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सिखानी चाहिए। इन्हें करना कैसे है वो करवाना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम था एजुकेशन का जो गांधी जी ने बताया, इसी को भाई नई तालीम जो है बोला जाता है। अब इसकी कुछ भाई विशेषताएं थी, कुछ खूबियां थी, या मेन फीचर आप लोग बोल सकते हो, ये भी आप लोगों को एग्जाम में बताने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले भाई मेन फीचर, मेन खूबी यही है कि कार्य के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू द वर्क। बेसिकली भाई यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो रही है। गांधी जी कहते थे भाई एजुकेशन जो है सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है, बल्कि भाई जो काम होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके थ्रू इंसान सीखता है। तो हमें जो है काम वगैरह करवाने चाहिए, वर्क वगैरह कराना चाहिए, एक्सपीरियंस कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, तभी वो जो है सीखेगा। और जो वो सीखेगा फिर वो भाई अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसका यूज कर पाएगा। लाइक उस टाइम पे भाई बुनाई, खेती बाड़ी, सिलाई या बढ़ईगिरी जैसे काम होते थे। तो ये सारे काम को, ये सारी स्किल को जो है सिखाने की बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस की बात करते हैं और इसके थ्रू सीखने की बात करते हैं गांधी जी। दूसरी खास बात भाई इस एजुकेशन सिस्टम की ये थी, मेन फीचर ये था दूसरा, कि भाई बच्चे जो भी काम करेंगे, जो भी प्रैक्टिकली उन्हें सिखाया जाएगा, उससे भाई उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके साथ साथ भाई वो स्वावलंबन बनेंगे, सेल्फ रिलायंस बनेंगे, यानी कि अपने सारे काम जो है फिर वो खुद से करेंगे, खुद से करना सीखेंगे। वो किसी के ऊपर फिर डिपेंड नहीं रहेंगे अगर हम उन्हें काम के साथ साथ सिखाते हैं तो। अगला मेन फीचर भाई ये था इस एजुकेशन सिस्टम का कि इसमें सिर्फ भाई स्किल वगैरह सिखाने की बात नहीं की गई, इसके साथ साथ भाई तुम लोगों का नैतिक चरित्र कैसा होना चाहिए ये भी सिखाने की बात की गई है। आप लोगों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मोरल वैल्यूज आप लोगों को क्या क्या आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ये सब सिखाने की बात की थी इस एजुकेशन सिस्टम में गांधी जी ने। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे नॉन वायलेंस रहना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए, सबके साथ सहयोग करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और दूसरों की सेवा करने वाला होना चाहिए। ये सारी मॉरल वैल्यूज जो है सिखाई जानी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान होने से, इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता, बल्कि भाई उसका ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझे, ऐसा होना जरूरी है। और ये सारी चीजें स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए, एजुकेशन के थ्रू सिखाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ भाई इस एजुकेशन सिस्टम में जो है समाज और पर्सनल लाइफ से जुड़ी शिक्षा के ऊपर भी बात करी थी। सोसाइटी और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन की भी बात की गई थी इस एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए भाई गांधी जी ने यह कहा गया था कि एजुकेशन जो है ऐसी होनी चाहिए, सिखाया वो जाना चाहिए
जो भाई समाज में, सोसाइटी में तुम्हारे काम आए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काम आए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई सिर्फ तुम्हें किताबी ज्ञान दे दिया, थ्योरी वगैरह पढ़ा दी और उसका कहीं यूज नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका तुम समाज में, अपनी सोसाइटी में यूज कर पाओ, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर पाओ, उसका फायदा मिले तुम्हें। और एजुकेशन का जो मेन पर्पस होना चाहिए ना, वह ये होना चाहिए जो स्टूडेंट है उसका भाई फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अच्छे से विकास हो, वो एक अच्छा इंसान बन पाए। उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, आत्मा है, ये सब जो है आपस में बैलेंस करके काम कर पाए, उसका ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए स्टूडेंट का। और यही मेन पर्पस होना चाहिए एजुकेशन का। इसके साथ साथ भाई अगली विशेषता, अगले मेन फीचर ये है इस एजुकेशन सिस्टम का गांधी जी का, कि भाई ये डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था और सहयोगी दृष्टिकोण वाला था, पार्टिसिपेटरी अप्रोच वाला था ये एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली भाई गांधी जी ने इस एजुकेशन सिस्टम में ये तो बात करी थी कि स्टूडेंट्स को भाई सारी मॉरल वैल्यू सिखानी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसके साथ साथ भाई दूसरों की हेल्प करने वाला पर्सन बनाना चाहिए हमें स्टूडेंट्स को, ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ टीचर जो है बोले जा रहा है और बच्चे सुने जा रहे हैं, सिर्फ ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम कि भाई टीचर तुम्हें बातें बता रहा है तो बच्चे जो है उस पर सोचें, विचार करें, अपने थॉट्स दे, अपने विचार दे, अपनी बातें रखें टीचर के आगे, उनके मन में कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और जो एजुकेशन जो दी जाती है वो भाई अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, अपने इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो भी लोकल लैंग्वेज है, जो भी मदर टंग है, उनमें एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जा रही है, किसी और लैंग्वेज में एजुकेशन दी जा रही है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे क्या है बच्चा सीखेगा भी जल्दी और समझेगा भी जल्दी। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन का मेन पर्पस ये भी होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, कैसे अपनी लाइफ को जियो, क्या सही ढंग है लाइफ जीने का अपना, ये पर्पस भी एजुकेशन का होना चाहिए। ये सारी चीजें सिखानी चाहिए एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को। ये नहीं कि सिर्फ भाई तुमने एग्जाम वगैरह दे लिए, एग्जाम में पास हो गए, फिर तुम्हारी नौकरी लग गई, ये मेन पर्पस नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। तो यही भाई सारी खास बात थी गांधी जी के नई तालीम के एजुकेशन सिस्टम में, और यही सारी आप लोगों को एग्जाम में बतानी है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। लास्ट में भाई निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है ऐड जरूर कर देना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट होगा। तीसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछेगा, राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछेगा। इसका रिलेशन भाई राइट टू लाइफ से कैसे है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जीवन के अधिकार से इसका संबंध कैसे है यह आप लोगों को बताना पड़ेगा। या कभी कभी भाई एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ लेता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, उसका भाई कार्यान्वयन करने में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो भी आप लोगों को बताने पड़ सकते हैं। टेंशन मत लो भाई, देख सकते हो भाई एग्जाम में भाई आप लोगों से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। टेंशन मत लो, आंसर समझते हैं। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को आंसर में जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, इसके बारे में ही बताना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई हर एक बच्चे को जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो भी बच्चा भाई एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता उसे फ्री एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो भाई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का, कास्ट का, गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। भारत का अगर संविधान देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, तो उसमें भाई इसका जो प्रोविजन है, उसका जो प्रावधान है, वो भाई अनुच्छेद 21A में दिया गया है, आर्टिकल 21A में दिया गया है। और ये कब आया था भाई? ये आया था सन 2002 में, जब संविधान में भाई 86वां संशोधन किया गया था, 86th अमेंडमेंट किया गया था, बदलाव किया गया था। लेकिन भाई ये चीज लागू कब से हुई? ये लागू हुई थी भाई 1 अप्रैल 2010 से। तो बहुत टाइम बाद जाके जो है लागू हुई, लगभग 8 साल बाद। संविधान में तो ये 2002 में ही आ गया था, लेकिन लागू 8 साल बाद जाके हुआ इसका इम्प्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद से भाई जो 6 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, उन सबको फ्री एजुकेशन मिलने लगी भारत में, इंडिया में। यही है हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट शिक्षा का अधिकार। अब एग्जाम में भाई आप लोगों से जो है जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है,
इसका भाई रिलेशन कैसे है राइट टू लाइफ से, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। यानी कि जीवन के अधिकार का संबंध शिक्षा के अधिकार से कैसे है, कैसे दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसके लिए भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये जीवन का अधिकार क्या है, राइट टू लाइफ क्या है। जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को जो है अपनी जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से फ्रीली वो अपना जीवन जी सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भाई वो डिग्निटी के साथ, सेफ्टी के साथ, हेल्थ के साथ और रिस्पेक्ट के साथ अपनी इस लाइफ को जी सकता है, गरिमा के साथ, सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ और सम्मान के साथ अपनी इस जीवन को जी सकता है। यही हमारा शिक्षा का अधिकार है। आप खुद सोचो भाई, जीता तो हर कोई है, लेकिन भाई अगर आप लोगों को सेफ्टी ना मिले तो जीना क्या सही है? वो नहीं, वो सही नहीं माना जाएगा अगर आप डर डर के जियोगे तो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को अगर रिस्पेक्ट ना मिले, कोई भी भाई आप लोगों की रिस्पेक्ट ना करे, सम्मान ना करे, तो क्या भाई आप लोगों की कुछ लाइफ की वैल्यू होगी? नहीं भाई, कुछ वैल्यू नहीं होगी। आप खुद सोचोगे कि बेकार है मेरी लाइफ। इसलिए डिग्निटी के साथ, सेफ्टी के साथ, हेल्थ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीना ही जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। अब ये अधिकार भाई शिक्षा के अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है, राइट टू एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है ये? वो ऐसे है कि भाई आपको गरिमा चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सम्मान चाहिए, डिग्निटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ये सारी चीजें कब मिल पाएंगी आपको? तब मिल पाएगी जब आप एजुकेट हो जाओगे, आप लोगों को शिक्षा होगी, आप लोगों को नॉलेज होगी, आप लोगों के अपने अधिकार आपको पता होंगे, आप हर चीज से अवेयर होगे, तब मिल पाएगी। विदाउट एनी एजुकेशन, बिना शिक्षा के भाई आप अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप लोगों को भाई अपने अधिकार नहीं पता होंगे, क्या क्या राइट्स हैं आप लोगों के पास वो नहीं आप लोगों को पता होंगे, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या मॉरल ड्यूटीज है आप लोगों की वो नहीं पता होंगे बिना एजुकेशन के। इसलिए कहते हैं भाई अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो भाई तुम्हें एजुकेशन जो है लेनी पड़ेगी, तुम्हें एजुकेट होना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन से ही भाई हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई जीवन का अधिकार शिक्षा के अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है, उसका संबंध कैसे है, राइट टू एजुकेशन से रिलेशन कैसा है, वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन एग्जाम में इतने से काम नहीं चलेगा भाई, आप लोगों को जो है और भी बातें बतानी पड़ेंगी। और वो और बातें आप लोगों को सिंपली ये बतानी है कि भाई जो एजुकेशन है उससे जो है लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है, क्वालिटी इनहेंस होती है लाइफ की, हम अच्छी लाइफ जी पाते हैं, हमें हर कोई सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, हमारे भाई सोचने की जो क्षमता है, थिंक करने की, क्रिटिकल थिंक करने की, निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की और अपने जीवन को सुधारने की, अपनी लाइफ कंडीशंस को बेहतर बनाने की जो क्षमता है, जो एबिलिटीज है, वो इम्प्रूव होती हैं, बेहतर होती हैं जब हम एजुकेट हो जाते हैं, हम पढ़ लिख जाते हैं। तो जिस वजह से भाई फिर जो है हमें रोजगार भी अच्छा मिलता है, हमें भाई स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है और समाज में भी जो हमारी रेपुटेशन है वो अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन से जो है हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, सेल्फ रिलायंस बनते हैं। एजुकेशन से, शिक्षा से हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे अंदर स्किल आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, जिस वजह से हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, सेल्फ रिलायंस होते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब फिर भाई हमें जो है किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, किसी की जो है बातें नहीं माननी पड़ेंगी, हम खुद से सारे काम कर सकते हैं, अपना जीवन खुद से अपने तरीके से जी सकते हैं। इसके साथ साथ भाई हमें जो है एजुकेशन से हमारे जो अधिकार हैं उनकी समझ आती है, अवेयर होते हैं भाई हम अपने सिविक राइट से, हमें पता चलते हैं कि भाई हमें संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दिए, क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसके लिए क्या अधिकार है हमारे पास, क्या राइट्स हैं। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, जिससे लाइफ जो है हमारी और ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है और हम बेखौफ अपनी लाइफ को जी पाते हैं। इसके साथ साथ भाई जो एजुकेशन है ये सोशल इक्वालिटी लाती है, एजुकेशन से समाज में जो समानता आती है। आप खुद सोचो भाई, अगर आप बहुत ही गरीब घर के हो लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तो भाई कोई आपको नहीं दबा सकता, लेकिन वैसे अगर आप एजुकेटेड नहीं हो और गरीब घर के हो तो आप लोगों की बात की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो जो समाज में भाई भेदभाव वगैरह होता है, असमानता होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, ये सारी चीजें खत्म होती हैं भाई एजुकेशन के जरिए। अगर कोई पर्सन एजुकेट है, फिर चाहे वो भाई पुअर हो,
दलित हो, वुमेन्स हो, कोई भी हो, उस सबको रिस्पेक्ट मिलती है, फिर जिससे समानता आती है, इक्वालिटी आती है समाज में, सोसाइटी में। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन से जो है हमें हेल्थ के बारे में अच्छे से पता चलता है, स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से पता चलता है, हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिलती है। हमें भाई अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रखना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कैसे अच्छा रखना चाहिए, साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए, हाइजीन कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता चलती है हमें, जिससे हमें फिर बीमारी भी कम लगेगी और हम अच्छा खाना पीना वगैरह खा पाएंगे, न्यूट्रिशन अच्छा ले पाएंगे और फिर अच्छी लाइफ भी अपनी जी पाएंगे। इसके साथ साथ भाई जो एजुकेशन है उससे भाई जो गरीबी होती है, जो पॉवर्टी होती है, ये भी कम होती है और इसके साथ साथ फिर क्राइम जो होते हैं, अपराध जो होते हैं, वो भी कम होते हैं समाज में, सोसाइटी में, देश में। तुम खुद सोचो भाई, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसे क्राइम करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। वो भाई अपनी जो है नौकरी वगैरह कर रहा होगा, कोई अच्छा काम धंधा वगैरह कर रहा होगा, उसे सही गलत का पता होगा, वो अपने उन्हीं चीज़ों में बिजी रहेगा, अपनी मस्त जिंदगी जिएगा। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है भाई क्राइम वगैरह करने की। हालांकि करते हैं भाई एजुकेटेड लोग भी क्राइम वगैरह, लेकिन कम ही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई फ्री वेला बंदा बैठा हो तो उसके आगे पीछे का कुछ ना हो, उसके लाइफ का कोई पर्पस ना हो, तो वो क्राइम करने से पहले कम सोचेगा और डायरेक्ट क्राइम कर दे मारेगा। तो इस वजह से भाई गरीबी तो कम होती है और क्राइम भी कम होते हैं। इसके साथ साथ भाई जो एजुकेशन है ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को क्या होता है जब एजुकेशन मिलती है तो उन्हें भाई समझ आ जाती है, अकल आ जाती है, फिर भाई वो सही गलत का फर्क अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सा नेता भाई सही कर रहा है, कौन सा नेता गलत कर रहा है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है हमारे अपने देश के लिए। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं हमें। और एजुकेशन तो भाई महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है वुमेन्स के लिए, क्योंकि वुमेन्स को भाई एम्पावर करती हैं एजुकेशन, सशक्त बनाती हैं, इंडिपेंडेंट बनाती है, आत्मनिर्भर बनाते हैं, सेल्फ रिलायंस बनाती हैं भाई वुमेन्स को एजुकेशन। जिस वजह से भाई जो वुमेन होती हैं, जो महिला होती है, जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें किसी के आगे दब के नहीं रहना होता, वो भी अपनी लाइफ को जो है अच्छे से जी पाती है, रिस्पेक्टफुली जी पाती हैं। तो भाई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो कैसे भाई शिक्षा का अधिकार जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट टू लाइफ के लिए, जीवन के अधिकार के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। अब आप लोगों को भाई ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन है, इसका कार्यान्वयन करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में, लागू करने में अच्छे से क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो सारी आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो भाई जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं होती है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो ही नहीं है भाई हमारे स्कूल में, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं यही बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि भाई पीने का पानी अच्छा नहीं आता, टॉयलेट्स वगैरह अच्छे नहीं है वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं है अच्छी, और गेम के लिए भाई कोई मैदान ग्राउंड वगैरह भी नहीं है, या क्लासरूम वगैरह जो है वो भी अच्छी नहीं है हमारी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आधारभूत सुविधा चाहिए भाई एजुकेशन के लिए, वही नहीं है भाई अच्छी हमारे देश में। तो कैसे भाई किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, कैसे शिक्षा का अधिकार उसका पूरा होगा। इसके साथ साथ भाई टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, और टीचर्स वगैरह जो भी हैं भी तो उनमें भाई अनियमितता है, इरेगुलरिटी है भाई। यानी कि टीचर कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कोई छुट्टी पे गया, कभी कहीं गया। पहले ही टीचर्स की इतनी कमी है और उन्हें भी जो है इधर उधर छुट्टी वगैरह पे जाना होता है या इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या टीचर जो है बहुत से पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ साथ भाई क्वालिटी एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पुअर लो क्वालिटी की एजुकेशन है हमारे देश में आज के टाइम पे। एजुकेशन सिस्टम भाई आप लोगों को पता ही है क्या हालत है, रट्टे लगवाए जाते हैं, फालतू की भाई थ्योरी पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सिखाया जाता, कोई स्किल वगैरह नहीं सिखाई जाती है, बस वही किताबी ज्ञान जो है, नॉलेज, वही दिया जाता है हमारे स्कूलों में। इसके साथ साथ जो भाई गरीब और वंचित वर्ग होते हैं, जो भाई पुअर क्लास या अदर क्लास के जो लोग होते हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है, वो भाई आज के टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते हैं बहुत से, क्योंकि भाई उन्हें जो है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपने घर के लिए उन्हें काम करना पड़ता है छोटी उम्र से ही, तो वो कहाँ स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं जा पाते हैं। और कोई अगर स्कूल वगैरह जाना चाहे
तो भाई उनके घर के आसपास स्कूल्स की अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती, स्कूल वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम तो भाई ये है कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें भाई बहुत ज़्यादा रुकावट आती है एजुकेशन लेने में, बहुत से बैरियर्स हैं उनके लिए। आज भी भाई बहुत से समाज में, बहुत से सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि भाई महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, फीमेल्स को, गर्ल्स को ज़्यादा जो है एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हैं, उनको बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। और फिर बहुत सी लड़कियों की भाई कम उम्र में जो है शादी वगैरह करवा दी जाती है। अगला चैलेंज या अगली कठिनाई भाई शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट करने में ये है कि भारत में भाई अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं भाई वो, और उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाई उनका कल्चर है, जिस वजह से भाई एजुकेशन जो है सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती है। आप खुद सोचो, अगर एक एजुकेशन सिस्टम बना दिया भी जाए बढ़िया सा, लेकिन फिर भी भाई सबके लिए एक जैसी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि भाई अलग अलग वैरायटी के लोग हैं भारत में, अलग अलग कल्चर को मानते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो सबके लिए वो सारी चीज़ें जो है सही नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो भाई निजी विद्यालय होते हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, उनमें भाई रिजर्वेशन वगैरह जो है उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे देश में कानून ये है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं या जो पिछड़ी जाति के हैं, जो थोड़ी वीक क्लास के लोग हैं, उनके लिए भाई रिजर्वेशन रखा गया 25% सीटों पर। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो भाई इस रूल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, इस रिजर्वेशन को नहीं मानते हैं। और जो स्कूल में भाई रिजर्वेशन मानते भी हैं, प्राइवेट स्कूलों में, उनमें भाई उन बच्चों को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किया जाता है, भेदभाव वगैरह किया जाता है, उनके साथ इक्वालिटी नहीं होती है, समानता नहीं होती है। और लास्ट चैलेंज, लास्ट प्रॉब्लम जो है भाई इस अधिकार को लागू करने में, वो ये है कि सरकार की तरफ से भी भाई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो प्रशासनिक कमजोरी है वो दिखाई पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा वीक है इस चीज़ को लेके। जैसे भाई भ्रष्टाचार वगैरह बहुत हो रहा है हमारे देश में, लापरवाही वगैरह बहुत होती है, और फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने मतलब के लिए सारी चीज़ें करती हैं, वरना उन्हें कुछ भी नहीं पड़ी है भाई। तो यही सारे चैलेंजेस आते हैं भाई हमारे राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में, यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट में भाई निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है ऐड जरूर कर देना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में भाई आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से कभी कभी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो है इनकी भूमिका के बारे में पूछ लेता है, इनके रोल के बारे में पूछ लेता है कि भाई एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, इसको बदलने में इनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाता है, टेंशन मत लो भाई, आंसर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को जो सर्व शिक्षा अभियान था, या आप सर्व शिक्षा कैंपेन बोल सकते हो, ये क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। बेसिकली भाई ये भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया था, एक योजना चलाई थी शिक्षा को लेकर, जिसमें भाई ये डिसाइड किया गया था कि 6 से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, इन सबको एकदम क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाएगी और एकदम फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद ही भाई 2002 में जाके अमेंडमेंट हुआ था, कानून बना था, और फिर 2010 में जाके जो है ये चीज लागू हुई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी। ये मैं आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। उस चीज की शुरुआत जो है वो इस वाले प्रोग्राम से हुई थी, इस वाली योजना से हुई थी, जो 2001 में हुआ था। एग्जाम में भाई आप लोगों से ये पूछ लेता है कि जब ये अभियान वगैरह चलाया गया था, फिर भाई इसके ऊपर कानून वगैरह बनाया गया था 2002 में, और फिर 2010 में जाके जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो भाई इससे जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट हुई, क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या हुआ लड़कियों के एजुकेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को बताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो भाई जो स्कूल में लड़कियों की जो संख्या थी ना, वो बढ़ने लगी। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स ने भाई एडमिशन लिया, एनरोल कराया स्कूल वगैरह में। पहले लोग भाई स्कूल वगैरह नहीं भेजते थे लड़कियों को, गर्ल्स वगैरह को, लेकिन जब से भाई ये अभियान चलाया, ये प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार द्वारा, फिर भाई जो इंडियन फैमिलीज हैं उन्होंने भी भाई अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भाई बहुत सारी जो है फैसिलिटीज वगैरह दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सी स्कीम वगैरह जो है वो चलाई गई,
जैसे कि भाई जो यूनिफॉर्म वगैरह थी वो फ्री में दी गई, किताबें वगैरह फ्री में दी गई, स्कॉलरशिप वगैरह दी गई और मिड डे मील वगैरह दिया गया। ये सारी स्कीम वगैरह जो है उस टाइम पे चलाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है स्कूल में एडमिशन ले और पढ़ाई वगैरह शुरू करें। इसके साथ साथ भाई जो टीचर्स हैं, टीचर्स में भी भाई फीमेल टीचर्स को ज्यादा प्रमोट किया गया। फीमेल टीचर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ी ताकि भाई जो लड़कियां हैं जो पहली बार स्कूल वगैरह जा रही हैं वो फीमेल टीचर अगर रहेगी तो उनका भाई कॉन्फिडेंस रहेगा और वो सिक्योरिटी ज्यादा फील करेंगी। इस वजह से फिर जो फैमिलीज वगैरह हैं वो भी जो है इजिली भेज पाते थे अपने लड़कियों को स्कूल वगैरह में भी। इसके साथ साथ बहुत से स्कूलों के भाई इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्कूलों की स्थापना हुई। एग्जाम्पल के लिए भाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में भाई इस स्कूल की जो है स्थापना वगैरह की गई देश के बहुत सारे इलाकों में जहां जहां पे स्कूल वगैरह नहीं थे। और इन स्कूल में भी बिल्कुल भाई फ्री शिक्षा वगैरह दी गई, फ्री एजुकेशन दी गई। इसके साथ साथ भाई जब ये अभियान चलाया गया था, जब ये एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह चलाया गया था तो इसमें भाई लैंगिक समानता को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाई, प्रमोट किया, जागरूक किया लोगों को कि भाई मेल और फीमेल जो है, लड़का और लड़की कोई अलग नहीं है, दोनों को पढ़ने का अधिकार है, दोनों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, क्वालिटी वाली लाइफ जीने का अधिकार है, राइट है उन्हें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये अवेयरनेस फैलाई गई उस टाइम पे इस अभियान के थ्रू, ताकि लोग जो है अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को जो है पढ़ने के लिए भेजे और उन्हें शिक्षा वगैरह मिल पाए। एक अचीवमेंट भाई ये हुई कि जो ड्रॉप आउट रेट था ना उस टाइम पे, जो लड़कियां वगैरह पढ़ाई वगैरह छोड़ देती थी शादी वगैरह की वजह से, गरीबी की वजह से, या परिवार की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारी होती है, उन वजह से, तो वो सब चीजें जो है अब थोड़ी कम होने लगी थी जब से ये अभियान वगैरह चलाया गया, जब से ये एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह चलाया गया। ड्रॉप आउट रेट जो है वो रिड्यूस हुआ था। तो यही पूरा प्रोग्राम था और यही सारी इसकी अचीवमेंट थी, यही सारी इसकी उपलब्धियां थी गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर। अब एग्जाम में भाई आप लोगों से जो है ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई जो फूले थी इनके बारे में भी पूछ लेता है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का उसको बदलने में इनकी क्या भूमिका रही है, उसको चेंज करने में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। इन्होंने क्या ऐसा किया जो भाई भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है इन्होंने बदल दिया। इन्होंने भाई सबसे पहली चीज तो ये करी कि जो लड़कियां वगैरह है ना उस टाइम पे भाई लड़कियों वगैरह को पढ़ाया नहीं जाता था, बिल्कुल भी पढ़ाना एकदम गलत माना जाता था। तो इन्होंने भाई उस टाइम पे इस सोच को बदलने की, इस थिंकिंग को बदलने की कोशिश करी। इन्होंने 1848 में 1848 में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला स्कूल खोला जो सिर्फ बालिकाओं के लिए था, फीमेल्स के लिए था। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो गर्ल्स को आज के टाइम पे पढ़ाई मिल पा रही है, एजुकेशन मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई फूले की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी थी। इसके साथ साथ भाई उन्होंने ये भी रियलाइज करा, उन्हें ये समझ में आया कि जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो दलित हो, गरीब लोग हो या महिलाएं वगैरह हो, फीमेल्स हो, बैकवर्ड कास्ट के हो, पुअर लोग हो, इन सबको अगर एक साथ लाना है, इन सबको इक्वल बनाना है, समान बनाना है, तो भाई एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये सबसे बड़ा हथियार है, एक वेपन है एजुकेशन इक्वलिटी लाने के लिए। जिस वजह से इन्होंने जो है एजुकेशन को प्रमोट करा, सभी लोगों को समझाया कि एजुकेशन जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसके साथ साथ भाई जो उस टाइम पे सामाजिक कुरीतियां थी, जो समाज में बहुत सारी भाई गलत चीजें हो रही थी, सोशल इविल्स थे, उन सब के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई। जैसे कि भाई बाल विवाह हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, सती प्रथा होती थी भाई उस टाइम पे, और बहुत सी महिलाओं पर, स्त्रियों पर जो है अत्याचार होते थे, उनके साथ गलत किया जाता था। तो उन सब चीजों के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करी, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करी। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन में जो है इन्होंने ह्यूमैनिटी को, एजुकेशन को जो है, ह्यूमैनिटी को, इक्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, समानता को और मानवतावाद को हमेशा आगे रखा। जो इन्होंने स्कूल वगैरह खोले थे उस टाइम पे, उन स्कूलों में भाई जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव वगैरह जो है नहीं होता था। रिलीजियन, कास्ट या जेंडर के अकॉर्डिंग कोई भी भाई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं किया जाता था इनके स्कूल्स वगैरह में। बाकी तो भाई जो सावित्री बाई फूले हैं, ये अपने आप में ही भाई एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है सभी महिलाओं के लिए, सभी वुमेन्स के लिए, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, सबके लिए ये एक प्रेरणा बन के निकली, एक इंस्पिरेशन बन के आई सामने, जिनसे सीख कर भाई
और भी उस टाइम पे महिलाओं ने पढ़ना वगैरह शुरू करा, और ये आज भी बहुत सी वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए जो है उनका इंस्पिरेशन है, उनकी प्रेरणा है। एक बहुत अच्छी चीज करी थी भाई सावित्री बाई फुले ने और ज्योतिबा बाई फुले ने, वो ये करी थी कि भाई इन्होंने ना एजुकेशन के थ्रू बदलाव लाने की कोशिश करी थी, समाज में, सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। इन्हें भरोसा था जब भाई समाज में, सोसाइटी में जब लोग एजुकेट होने शुरू हो जाएंगे तो जो है समाज में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कम हो जाएगा, भेदभाव वगैरह कम हो जाएगा, ये सारी गलत चीजें जो होती हैं ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ भाई इन्होंने बहुत से जो शिक्षण सामग्री होती थी और जो तरीका होता था पढ़ाने का, उन सब चीजों में भी बहुत से रिफॉर्म्स करे, सुधार करे। टीचिंग मेथड्स में और टीचिंग कंटेंट वगैरह जो होता था उन सब में भी सुधार करे। जैसे कि भाई उन्हें बहुत से स्किल वगैरह सिखाने पे ध्यान दिया गया, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उनमें भाई उन्हें जो है पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, ताकि वो और अच्छे से समझ पाएं, और प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करी थी इनके स्कूल्स वगैरह में। और लास्ट अगर बोले तो भाई जो स्त्री सशक्तिकरण है उसकी कहीं ना कहीं नींव रखी थी भाई सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा बाई फुले ने। वुमेन एम्पावरमेंट की भाई एक तरीके से फाउंडेशन खड़ी कर दी थी उन्होंने इंडिया के अंदर। तभी भाई इंडिया में जो है जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें एजुकेशन वगैरह मिलनी शुरू हुई, उन्हें राइट्स वगैरह मिलने शुरू हुए, उन्हें अधिकार मिलने शुरू हुए, उन्हें अपनी लाइफ जो है खुल के जीने का अवसर मिला, मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो बस भाई यही सारे इंपॉर्टेंट रोल थे, यही इंपॉर्टेंट भूमिका थी। लास्ट में जो है निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर से ऐड करना, तभी आप लोगों का आंसर कंप्लीट होगा। 5वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से शॉर्ट नोट्स करने के लिए दिया जाएगा या संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को भाई ऐसे 3 से 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन पे जो है आप लोगों को शॉर्ट में बताना होगा। कोई भी 2 जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, ये चीज आप साफ साफ जो है पढ़ लेना भाई। या ऐसा भी हो सकता है भाई ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो शॉर्ट नोट्स में, इनके ऊपर भाई कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है, फुल लेंथ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डीप में नहीं पढ़ाने वाला हूं, वो इसलिए क्योंकि भाई आप इन टॉपिक्स को जरा देखिए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप इजीली जो है बना के लिख पाओगे एग्जाम में, तो इन्हें ज्यादा डीप में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, फिर तो आप इजीली बना के लिख ही दोगे, और इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें भाई आप लोगों से शिक्षा के संबंध में जो हमारे संविधान में प्रावधान वगैरह दिए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज और प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले भाई आप लोगों को परिचय लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इसमें भाई आप जो है अपने आप से बातें जो है बना के लिख सकते हो, एज इट इज बताने की जरूरत नहीं है। मेन जो चीज है वो आप लोग की यहाँ से शुरू होती है, जिसमें आप लोगों को बताना है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज दी गई है, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या मूल्य है, क्या प्रावधान है शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। जिसमें सबसे पहला तो भाई आप लोगों का शिक्षा का अधिकार जो है ये दिया गया है आप लोगों के संविधान में, राइट टू एजुकेशन। और इसके बारे में भाई ऑलरेडी मैं ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई चुका हूँ, जिसमें भाई 6 से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को क्वालिटी और फ्री एजुकेशन जो है कंपलसरी हो गई है हमारे इंडिया में। ये 2002 में लागू हुआ था, ये 2002 में भाई आया था, लेकिन भाई जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लागू जो हुआ था, ये आप लोगों का 2010 में हुआ था। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन है, सेकंड जो प्रावधान है दूसरा, वो है भाई कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी सामाजिक स्थिति के हो, आप सबको बिना किसी भेदभाव के जो है समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इक्वालिटी इन एजुकेशन है, फिर चाहे भाई आप लोगों की कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, नो मैटर, आप सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसके साथ साथ भाई तीसरा प्रावधान ये है कि हमारे संविधान में भाई अनुच्छेद 45 से 51A के बीच में, आर्टिकल 45 से 51A के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बेसिकली भाई हमारे संविधान में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं राज्यों के लिए, स्टेट की सरकारों के लिए, जिससे भाई उन सरकारों का ये काम बन जाता है कि वो अपने जो एरिया है, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसमें भाई एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए सभी बच्चों को, और एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ये उनका एक
नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य सरकारों का, स्टेट गवर्नमेंट का। और क्या प्रोविजन किए गए हैं भाई हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड। और भाई आरक्षण किया गया, आप लोगों को पता है रिजर्वेशन की जो है वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी भाई अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन जो है किया गया है, जो है भाई 25% सीट जो है आपके लिए रिजर्व की गई है ST SC OBC के लिए। इसके साथ साथ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भाई एजुकेशन फॉर गर्ल्स का भी भाई प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है महिलाओं की शिक्षा के लिए भी। पहले के टाइम पे भाई आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। लेकिन अब हमारे संविधान ने जो है ये अधिकार दिया है महिलाओं को, इसलिए आप सारी महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ सकती हैं। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भाई एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि भाई हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए भी उतनी ही जरूरी है, उसके विकास के लिए जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लास्ट में जो है भाई एक कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है ऐड जरूर कर देना। सेकंड भाई टॉपिक है आप लोगों का, शिक्षा के अधिकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्रशासन की भूमिका आप लोगों को बतानी पड़ेगी, रोल बताना पड़ेगा भाई आप लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का राइट टू एजुकेशन में। अब राइट टू एजुकेशन क्या है, ऊपर ही बहुत अच्छे से मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वही सारी बातें आप लोगों को परिचय में, इंट्रोडक्शन में सारी लिख देनी है। हम बात करते हैं डायरेक्टली भाई कि रोल क्या है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या प्रशासन हो, उनकी भूमिका क्या है, उनका काम क्या है भाई शिक्षा के लिए, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो भाई उन्हें जो है नीतियां और कानून जो है वो बनाना चाहिए एजुकेशन के लिए, पॉलिसीज और लेजिस्लेशन फॉर्मुलेशन जो है उन्हें कर देना चाहिए। लाइक भाई उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है शिक्षा का अधिकार कि 6 साल से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी पूरे इंडिया में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था 2002 में और जो लागू हुआ था 2010 में जाके। दूसरा भाई इन सरकारों का ये काम है, इन एडमिनिस्ट्रेशन का, इन गवर्नमेंट का ये काम है कि भाई जो एजुकेशन के लिए फंड वगैरह आता है, जो पैसे वगैरह आते हैं, उन पैसों का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो, बंटवारा हो सारे राज्यों में, सारे इलाकों में, जहाँ जहाँ पे भाई एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराए जाए और इसमें जो धांधलेबाजी वगैरह होती है उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा भाई रोल जो है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, वो ये है कि भाई जो टीचर है उनकी नियुक्ति करे, क्योंकि भाई हमारे जो समाज है, सोसाइटी है या हमारा जो इंडिया है उसमें भाई टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छे टीचरों की तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कमी है। तो टीचर का जो है रिक्रूटमेंट करे, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दे ताकि भाई टीचर अच्छे से ट्रेंड हो, एवी एरे गहरे कोई भी टीचर ना बन जाए। तो उनका ये रोल है, उनकी ये भूमिका है। इसके साथ साथ भाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसे बिल्डअप करें। स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल की बिल्डिंग हो गई, लाइब्रेरी हो गई, टॉयलेट हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए या प्लेग्राउंड वगैरह हो गए, ये सारी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराएं, ये भी उनकी एक भूमिका है, रोल है। इसके साथ साथ भाई एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर पे जो है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का काम ये है, भूमिका ये है कि वो निगरानी रखे, मॉनिटर करे हर चीज़ों को, और जो भी भाई कमी दिखती है, शिकायत दिखती है, जो भी भाई ग्रेवियांस वगैरह दिखते हैं उन सबको जो है सुधारे, उन सबको ठीक करे और उन सबके खिलाफ एक्शन ले। इसके साथ साथ भाई हमारी सरकारों की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि भाई शिक्षा जो है सबको मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन हो। और इसके साथ साथ जो भाई स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, विशेष ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं, लाइक भाई विकलांग जो होते हैं, जो शरीर से अपने असमर्थ होते हैं या आर्थिक रूप से कोई कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, जिनके पास पैसे वैसे नहीं है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यही सारे भाई इंपॉर्टेंट रोल है सरकारों के, एडमिनिस्ट्रेशन के, यही सारी भूमिका है। लास्ट में भाई निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर ऐड करना। जो आप लोगों का टॉपिक है वो है भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संतुतियां, इंग्लिश में बोले तो भाई रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसके बारे में भी भाई आप लोगों को क्या ही बताया जाए। अभी आप लोगों की एनईपी 2020 आया है, एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, एसओएल में भाई 2022 में लागू हुई है,
लेकिन हमारे जो देश में आई है वो भाई 2020 में ही आ गई थी। और आप सब भी जो है अभी NEP 2020 के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हो, उसी के अंडर में पढ़ रहे हो। DU में, SOL में NEP 2020 जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है 2022 से, आप सबको ये बात पता ही है। तो इसकी भाई की रिकमेंडेशंस क्या थी, इनकी प्रमुख संस्तुतियां क्या थी भाई, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। यानी कि मेन बदलाव क्या किए गए थे इस एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है उसके बाद। सबसे पहले तो भाई जो एजुकेशन है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया है, और जो एजुकेशन थी उसे सार्वभौमिक बनाया गया है, यूनिवर्सल बनाया गया है। पहले जो भाई एजुकेशन थी वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब इसे जो है बढ़ा के 3 से 18 साल के बच्चों के लिए फ्री और क्वालिटी एजुकेशन कर दी गई है। दूसरी रिकमेंड ये थी भाई इस NEP की कि जो एजुकेशन होगी ना भाई वो बहुभाषी होनी चाहिए और मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन होनी चाहिए और मदर टंग में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई बच्चा जो है जैसे छोटी क्लास में है तो उसे भाई जो उसकी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ पाए, हर चीज़ों को अच्छे से कर पाए। और जब भाई वो हायर एजुकेशन में आ जाएगा, यानी कि बड़ी क्लास वगैरह में आ जाएगा, तब भाई उसके साथ साथ जो है और लैंग्वेज उसे जोड़ दी जाए, और भी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, और भी लैंग्वेज में उसे पढ़ाई करवाई जाए। तीसरी सलाह ये थी कि भाई बहुत से बदलाव किए जाएंगे पाठ्यक्रम में, मूल्यांकन में बहुत से सुधार किए जाएंगे, करिकुलम में या असेसमेंट में। लाइक भाई करिकुलम में क्या चेंजेस की बात की गई थी कि जो हमारा 10+2 वाला सिस्टम है ना उसे चेंज करके भाई 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर जो है उसे बिल्डअप किया जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। ये रिकमेंडेशन की गई थी, ये सलाह दी गई थी। इसके साथ साथ जो भाई असेसमेंट वगैरह होता है, मूल्यांकन वगैरह होता है, या किसी बच्चों को भाई जांचा पड़ता जाता है कि भाई वो कितना काबिल है कितना नहीं है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ उसको एग्ज़ाम के बेस पे मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि वो कितनी हद तक सोच सकता है या कितना ज़्यादा रचनात्मक है, कितनी स्किल्स हैं उसमें, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिकल स्किल देखो, क्रिएटिविटी देखो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग देखो, उसके बेसिस पे भाई जज करो कि ये बंदा कितना सही है पढ़ने में, कितना नहीं है। ये सारी रिकमेंडेशन की गई थी। इसके साथ साथ भाई जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में जो है कन्वर्ट करने की बात की गई थी। यानी कि हायर एजुकेशन में अलग अलग टाइप के जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सब पढ़ाने चाहिए। उन्हें हर तरीके की नॉलेज जो है दी जानी चाहिए, उन्हें स्किल्स वगैरह सिखानी चाहिए हायर एजुकेशन में। ये सारी रिकमेंडेशन थी। इसके साथ साथ भाई ये भी रिकमेंडेशन है, ये भी सलाह दी गई कि जो तकनीकी शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी भाई एजुकेशन दी जाए और डिजिटल एजुकेशन भी दी जाए, ताकि बच्चों को डिजिटली भी नॉलेज आए और टेक्नोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज आ जाए। जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनका भी भाई डेवलपमेंट करने की बात की गई, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, इस चीज़ की भी बात की गई। जो पेशेवर, जो ट्रेन टीचर हैं, उन पे ध्यान दिया जाए, उनको रखा जाए एजुकेशन सेक्टर में, इस चीज़ की भी बात की गई, इस चीज़ की भी रिकमेंडेशन की गई। और लास्ट तो भाई यही रिकमेंडेशन थी, यही इम्प्लीमेंटेशन थी, यही सलाह थी, कुछ भी आप बोल सकते हो, कि भाई जो शिक्षा है वो यूनिवर्सल हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो और इक्विटेबल एजुकेशन हो। यानी कि सबको समान रूप से एजुकेशन मिले, इक्वली एजुकेशन मिले, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, गरीब हो, महिलाएं हो, गांव का हो, शहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता, सबको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अवसर, समान मौके जो है मिलने चाहिए। तो यही सारे भाई रिकमेंडेशन थी NEP 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिनमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं और कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है। लास्ट में भाई निष्कर्ष, कंक्लूजन जरूर ऐड कर देना। यहाँ पे भाई आप लोगों के जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है खत्म होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ भाई, अगर आप इन 5 क्वेश्चन को करके चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को खरीद सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।